हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत काम का है जो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीएस कर तो लेंगे, सीएस कर तो लेंगे, बट व्हाट इज स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप। अगर कोई बच्चा सीएस बन जाता है, कोई स्टूडेंट सीएस कंप्लीट कर लेता है, तो व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स अवेलेबल इन वेरियस फील्ड्स। तो इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह का स्कोप कंपनी सेक्रेटरी का होता है। जब आप सीएस बन जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले दो तरह के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप अपनी ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप अपनी ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप कहीं पर जॉब करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पहली बात तो ये बता दूं कि हमें जॉब पे कौन से टाइप के लोग या कौन सी टाइप की कंपनीज रखेगी। तो बच्चों बहुत गौर से सुनिएगा, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, अबाउट 10 करोड़, तो उसे कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें कंपनी सेक्रेटरी इन हाउस रखना जरूरी है। ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि अभी 75,000 के आसपास कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में हैं, और ये कंपनी सेक्रेटरीज जब से सीएस कोर्स शुरू हो रहा है तब से रजिस्टर्ड होते होते आ रहे हैं। तो 75,000 जब कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में हैं जो आज तक बन चुके हैं टिल नाउ, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडवोकेट भी हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीएमए भी हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेसर्स भी हैं। इन सबके अलावा टोटल जो कंपनी सेक्रेटरीज बच गए, उनमें से कुछ लोग अपनी ओन प्रैक्टिस भी करते होंगे। जो रिमेनिंग लॉट बच जाता है वो जॉब पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि 50% यानी कि 30,000 से ज्यादा लोगों को 30,000 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो सीएस में जॉब करना चाह रहे हैं और सीएस बन चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा वाली हर कंपनी को जब सीएस रखना है तो मोटा मोटी एक बहुत बड़ा स्कोप तो यही क्रिएट हो गया इंडिया में। अब बात करते हैं ओन प्रैक्टिस की। तो सीएस क्या क्या काम कर सकता है। आप खुद का इंडिपेंडेंट ऑफिस लगा के आप अपना कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली सबसे ज्यादा जो हम कंसल्टेंसी देते हैं वो हम कंसल्टेंसी देते हैं आरओसी से रिलेटेड वर्क या कंपनीज एक्ट से रिलेटेड वर्क। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हम कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। तो सर कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। हम कंपनी बनाने का काम करते हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद हम कंपनी के साल भर की एनुअल फाइलिंग करते हैं। कंपनी से रिलेटेड जितने भी साल भर में फॉर्म्स वगैरह आते हैं उसको फाइलिंग करने का काम करते हैं। कंपनी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स से रिलेटेड जो फॉर्म्स फाइल करने का काम है वो हम लोग करते हैं। तो जब हम ये काम हम लोग करते हैं तो इसकी एक एनुअल फीस भी होती है। ऑन एन एवरेज हर कंपनी, एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी 10,000 से ज्यादा और 40,000 रुपए तक की एनुअल फीस वो हर कंपनी से ले लेता है। तो सर जब कंपनी सेक्रेटरी रख दिया तो भी उसे आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर की कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन लेना होता है। यस, जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हें तो फॉर्म्स पे सर्टिफिकेशन लेना ही होता है और फॉर्म फाइल करने का काम भी तो कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा। तो ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है वो भी, और ऐसी कंपनीज जो 10 करोड़ से कम वाली हैं वो भी अपना सारा काम किसी न किसी सीएस से ही करवाती है। जब वो कंपनी सेक्रेटरी से काम करवाएगी तो 0 से लेकर 10 करोड़ वाली लाखों कंपनीज बनी हुई है इंडिया में, और 10 करोड़ से ज्यादा वाली थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है जो एक्सटर्नल कंपनी सेक्रेटरी से अपना काम करवाती है। तो ये सब मिलाकर आरओसी और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ओन प्रैक्टिस में काउंट होता है। वही कंपनी सेक्रेटरी अगर छोटे शहर में है तो वो कहेगा कि सर कंपनीज ही नहीं है तो मैं काम क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड स्कोप ऑफ वर्क है हमारा जीएसटी। हम सीएस के सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव, सीएस के थर्ड लेवल सीएस प्रोफेशनल में हम जीएसटी पढ़ते हैं। तो हम जीएसटी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज निल रिटर्न भरवाने वाला
या जीएसटी का काम करने वाला जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो ऑन एन एवरेज 10 से लेकर 30-40 हजार रुपए तक का एनुअल फीस व्यापारी को देता है। अगर आप 100 भी पकड़ लेते हैं, 100 जीएसटी फॉर्म्स भी पकड़ लेते हैं, तो आपकी अच्छी एक हैंडसम प्रैक्टिस सेटअप हो जाती है। छोटे शहर में होने पर आपको कंपनीज का काम कम मिलता है, बड़े शहर में होने पर आप कंपनीज का काम लेते हैं। तो अगर आप कंपनीज एक्ट यानी कि आरओसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी की एमसीए की वेबसाइट पर फाइलिंग, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर फाइलिंग का अगर आप काम करते हैं, तो वो काम आपका एक हो गया। सेकंड वर्क हो गया आपका जीएसटी का। जीएसटी के साथ साथ आप थर्ड नंबर पे टैक्स रिटर्न फाइलिंग का भी काम कर सकते हैं, दैट इज इनकम टैक्स का भी काम कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी से। उसके अलावा आप ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। रेगुलर लेवल पे तो ट्रेडमार्क का काम मिलेगा नहीं, बट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना एक बहुत ही इजी वर्क है, जो आप आराम से सीख सकते हैं। जब आप सीएस कर रहे होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसी के अंदर एक चैप्टर आता है ट्रेडमार्क। आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करना सीख जाए तो ये भी काम एक एड ऑन हो गया। जीएसटी, जब आपके पास पहली बार क्लाइंट आता है तो जीएसटी का काम आपसे करवाता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद वो हर साल आपसे, क्वार्टरली है तो साल में 4 बार, मंथली है तो साल में 12 बार रिटर्न फाइल करवाएगा। मंथली वाला क्लाइंट अच्छी फीस देगा, क्वार्टरली वाला क्लाइंट थोड़ी कम फीस देगा, छोटा व्यापारी होगा तो कम फीस लेंगे। तो ऑल इन ऑल आप इस तरह से जीएसटी का काम कर सकते हैं, आप ट्रेडमार्क का काम कर सकते हैं, आप टैक्स रिटर्न का काम कर सकते हैं, आप आरओसी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेमा से रिलेटेड फॉर्म्स फाइलिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने फॉरेन से फंडिंग ली है तो आप एफडीआई से रिलेटेड अलग अलग तरीके के फेमा के, आरबीआई से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, एफसीजीपीआर फॉर्म, एफसीटीआरएस फॉर्म, है ना, ईसीबी यानी कि फॉरेन से अगर किसी ने लोन फंडिंग ली है तो ईसीबी से रिलेटेड फॉर्म्स। एक टाइम था जब ये सारे काम करने की जरूरत ही नहीं होती थी, बट 2015 के बाद जिस तरह से बिजनेस करने के तरीकों में बदलाव आया है, वैसे वैसे ही हम प्रोफेशनल के लिए काम करने का भी स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ट्रेडमार्क से रिलेटेड वर्क, फेमा से रिलेटेड वर्क, टैक्स रिटर्न से रिलेटेड वर्क, जीएसटी से रिलेटेड वर्क, छोटे छोटे इसके अलावा बहुत सारे काम आते हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम होती है। वैसे भी हम लाइसेंस वगैरह लेने के काम भी इसके साथ साथ शुरू कर सकते हैं। एक सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक सब्जेक्ट आता है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। वहां पे एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है जहां पे सिखाया जाता है कि ड्रग लाइसेंस कैसे लिया जाए, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, शॉप एक्ट का लाइसेंस कैसे लिया जाए, एक बेसिक दुकान को, नॉर्मल शॉप ओपन करने के लिए। उसके अलावा फूड लाइसेंस कैसे लिया जाए, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी का लाइसेंस कैसे लिया जाए। तो अगर कोई भी व्यापारी आपके पास आता है, कोई भी बिजनेसमैन आपके पास आता है, तो सबसे पहले वो डिमांड करेगा पैन कार्ड की। जिसने पैन कार्ड आपसे बनवा लिया उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी आप ही भरेंगे। उसके बाद वो जीएसटी नंबर के लिए आपसे पूछेगा। अगर आपने उसके जीएसटी की फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराए तो डेफिनेटली उसकी जीएसटी फाइलिंग भी आप ही करोगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये छोटे छोटे शहरों के लिए, जो ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख से कम है, उन शहरों में दुकानें तो है ही, कंपनीज भले ही ना हो, तो उनके लिए ये सारे स्कोप्स मैं डेडिकेटेडली बता रहा हूं। आप अपने ही शहर में रहकर इतना सारा काम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप सीख जाओगे और कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी प्रैक्टिस क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसी प्रैक्टिस जम जाएगी जो आपको एक हैंडसम पैकेज आपके हाथ में देगी, एक आपको हैंडसम फीस, प्रोफेशनल फीस आपको हाथ में देगी। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो यहां से बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए। Say for example, if you belong to Delhi, Mumbai, Kolkata, Lucknow, Delhi, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Lucknow, जहां पे फैक्ट्रीज भी है, जहां पे काम भी है, तो वहां पर तो आप एमसीए का अकेला काम इतना होता है कि आपको दूसरा काम करने की जरूरत नहीं होती है। अभी इन दिनों कई सारी छोटे शहरों में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं। सोचिए अगर एसएमई आईपीओ का अगर आप काम करते हैं तो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क अवेलेबल फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ एसएमई आईपीओ। आप सोचिए, आप एसएमई आईपीओ में का मतलब होता है छोटी कंपनी जब छोटे पैसों से लिस्ट होने जाती है। का मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम आईपीओ लाती है 25 करोड़ तक का, तो
तो ऐसे में भी उसे सीएस भी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो काम भी सारा कंपनी सेक्रेटरी करेगा, और वो छोटे शहर में भी है, तो एक अच्छी फीस उसको मिल जाती है अगर वो एसएमई आईपीओ यानी कि लिस्टिंग का वर्क करता है तो। और अगर वो बड़े शहर में है तो मेन बोर्ड के आईपीओ जो होते हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, तो आपके पास वो तो काम अवेलेबल पड़ा ही है। तो कहने का मतलब लिस्टिंग से रिलेटेड बीएसई और एनएसई का वर्क भी आप आराम से कर सकते हो, और बीएसई और एनएसई से रिलेटेड जो सेबी में फॉर्म फाइलिंग होती है वो भी काम आप बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। मैं बोलना शुरू करता हूं, तो इतने सारे काम सीएस जो है वो कर सकता है। अभी इन दिनों सीएस एज एन आर्बिट्रेटर बन सकता है, ठीक है। अगर आपने सीएस कर ली है तो कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप होने के बाद सीएस इज इक्विवेलेंट टू एमकॉम और एलएलएम। जोधपुर से, आई बिलोंग टू जोधपुर, तो मैं जोधपुर की बात बता रहा हूँ। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर यूनिवर्सिटी ने सीएस को पीजी के बराबर मान्यता दे दी है। वैसे मैं बता देता हूँ, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीएस को पीजी के बराबर बोल दिया है। का मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है और आपने सीएस कर रखी है तो यू विल बी ट्रीटेड एज पोस्ट ग्रेजुएट। तो सोचिए डुअल डिग्री आपके सीएस करते करते हो रही है। आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन करी है उसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो आपको सीएस बन के दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सीएस आप नेट का एग्जाम दे पाओगे फ्यूचर में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप अवेलेबल फॉर दोज हु आर डूइंग प्रैक्टिस। तो पहली बात तो मैंने क्या बता दी, जॉब की। दूसरी बात मैंने क्या बताई, प्रैक्टिस की। अब आप बात करते हैं कि साहब अगर मैं जॉब भी ना करूं, मैं प्रैक्टिस भी ना करूं, हमारे यहाँ पे तो कल्चर है गवर्नमेंट का, तो थर्ड नंबर पे आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी आप दे पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कौन सा एग्जामिनेशन दे पाएंगे, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी आप दे पाएंगे अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सीएस कर चुके हैं। तो साहब कौन से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट की कौन सी पोस्ट हमें मिल जाएगी, तो समझना एक कई सारे स्टेट के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे जोधपुर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, पीछे वर्ड है लिमिटेड, और जहां पे लिमिटेड वर्ड आ गया मतलब कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, यानी कि JDVVNL। और इसी तरह से जोधपुर का विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है तो विद्युत का प्रसारण निगम लिमिटेड है, उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी कि जोधपुर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो अकेला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, वो अकेला 5-6 कंपनी सेक्रेटरीज भी वहां पे काम कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक शहर में 5-6 कंपनी सेक्रेटरी। राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 5 अलग अलग सेगमेंट है, जोधपुर, कोटा, अजमेर, शायद बीकानेर और जयपुर। अब इन पांचों में 5 कंपनी सेक्रेटरीज की अगर जरूरत पड़ जाए तो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉर्पोरेशन 20 से 25 कंपनी सेक्रेटरी खपा रहा है। ठीक इसी तरह से नवरत्न कंपनियां, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, है ना, एनटीपीसी, एचटीपीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी जो कंपनीज है, भारत गैस, बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरीज हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट में जॉब करनी तो मैं सीएस की बात कर सकता हूं। यस, यू कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी हो गई वो सीएस रखना पड़ेगा। मोदी जी बीच में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए थे। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए थे तो मोदी जी ने कहा था कि पहले कंपनी क्रिएट करो और उसका नाम रखो। जैसे राजस्थान में अजमेर को स्मार्ट सिटी बोला तो अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड एक कंपनी बना दी, और वहां पे सीएस रखना जरूरी है। जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था कि स्मार्ट सिटी में एक कंपनी रखना पड़ेगा तो स्मार्ट सिटी को कंपनी बना के काम करना पड़ेगा, तो सीधे 100 कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट आ गई। आप सोचिए 100 कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मोदी जी ने जब अनाउंस किया था तो 100 कंपनीज ऐसी थी, 100 कंपनियां ऐसी थी, 100 सिटीज ऐसी थी, माफ करना, 100 सिटीज ऐसी थी जहां पर स्मार्ट सिटी बनना तय हो गया। और जब 100 सिटी में स्मार्ट सिटी बनना तय हो गया मतलब ये हो गया कि 100 कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ गई है। आप सोचिए किस तरह से रेकरिंगली एक नोटिफिकेशन और 100 सीएस की जरूरत। अब मेरा एक फ्रेंड है झांसी में, झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अपने ही शहर में सीएस अपॉइंट हो गया। एक फ्रेंड है अजमेर में भी अपॉइंट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने ही शहर में कंपनी सेक्रेटरी बन गया, और वो भी कहा नगर निगम के साथ, म्युनिसिपल बोर्ड के साथ, म्युनिसिपलिटी के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ।
तो इस तरह से सीएस का स्कोप गवर्नमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सर कुछ नाम और लीजिए, एलआईसी, जीआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कंपनी सेक्रेटरी, जीआईसी, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, जहां पे लिमिटेड वर्ड आके वहां पे सीएस की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि 4000 से 5000 ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेगमेंट है जहां पर कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, या मैं कहूंगा कि कंपनी सेक्रेटरी वहां पे ऑलरेडी अपॉइंटेड है, और समय समय पर वो जब पोस्ट खाली होती है तो रिक्रूटमेंट भी आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका सीएस की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं, इफ यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर तो आपको एलएलबी करनी होगी। मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपने एलएलबी के साथ सीएस कर लिया तो आप डेफिनेटली कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ को सबसे ज्यादा पढ़ता है। भारत में सबसे ज्यादा कंपनी लॉ पढ़ने वाला अगर कोई कोर्स है तो वो सीएस है, और जिसने कंपनी लॉ पढ़ लिया, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया, तो क्या बनेगा? लॉयर। और कौन सा लॉयर? कॉर्पोरेट लॉयर। इफ यू आर एन एलएलबी के साथ आपने सीएस भी किया है और आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉर्पोरेट से रिलेटेड केसेस ज्यादा मिलेंगे। तो एक और स्कोप मैंने अभी आपके लिए डेवलप करके बताया, एंड दैट इज कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट एडवोकेट, है ना। इसके बाद अगर बात करें, हम लोग और ज्यादा स्कोप की बात करें, हम ओन प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, हम जॉब भी नहीं करना चाहते, हम कॉर्पोरेट लॉयर भी नहीं बनना चाहते, हम गवर्नमेंट में भी नहीं जाना चाहते, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड सीएस हमें लगता है कि स्कोप कम है, तो अब मैं अगली जो बात बताऊंगा वो मारवाड़ी दिमाग से बता रहा हूँ। जब आप सीएस करते हैं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, आप कॉस्ट भी पढ़ते हैं, आप टैक्स भी पढ़ते हैं, और जहां पर भी अकाउंटेंट की गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसका कोर्स भी ये होता है। अगर आपने सीएस में बहुत सारा अकाउंट्स वगैरह पढ़ लिया है, लॉ पढ़ लिया, और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ गई, जूनियर अकाउंटेंट का गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आ गया, आप उसका फॉर्म भरो, आपको उस गवर्नमेंट वैकेंसी में अपॉइंट होने का जो चांसेस है वो ज्यादा है बजाय एक नॉर्मल पर्सन के। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन भी आप क्रैक कर सकते हो इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, सीएस बन गए, फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना जूनियर अकाउंटेंट की, सीनियर अकाउंटेंट की, अकाउंटिंग ऑफिसर की एग्जाम दूं। वो बिना तैयारी सेलेक्ट हो गए या लेस तैयारी के साथ सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊंगा, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कॉमर्स लेक्चरर, आपने ये सब पढ़ाई कर रखी है, आपने उसके बाद में एमकॉम दिया और एमकॉम यानी कि मास्टर्स करके नेट का एग्जाम दिया, तो आप गवर्नमेंट लेक्चरर बनने के लिए जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी नेट की सारी प्रिपरेशन यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि नेट में जो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो आपने यहाँ पे पढ़ लिया। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आता है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें लॉ है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। इफ यू आर स्टार्टिंग CS just after 12th, it will be a best decision for you, because अगर आपने ऐसा कर लिया, 12th के बाद CS में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो ये मान के चलो कि आप उस दौरान CS EET यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव यानी कि सेकंड लेवल में जितना आप पढ़ोगे वो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्री प्रिपरेशन मान ली जाएगी। With this, I conclude प्रोसेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कि सीएस बना कैसे जाता है, और अगर लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी, व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा कि हाउ टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। अभी जो वीडियो का मेरा था वो था कैसे कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप क्या क्या है। अब जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा स्टेप्स टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। विद दिस, थैंक यू।